चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट रिवीजन बैच फिजिक्स लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो लास्ट आया था प्रीवियस ईयर, उसका देखिए क्वेश्चन क्या है। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। ठीक है, दोनों चार्जेस कितने हैं? इक्वल हैं। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया? किस टॉपिक से आया है? इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस। डायरेक्ट जाइए, मेरी नोट्स उठाइए, वहां पर स्पेशली इसके लिए डेरिवेशन कराया है कि दो चार्जेस के बीच में प्लेस करना है या फिर आउटसाइड प्लेस करना है। बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको वैल्यू मिल जाएगी, सीधे कैसे निकालना है। वहां पर तीन फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। एक फॉर्मूला लिखवाया था डिस्टेंस निकालनी हो कभी, एक फॉर्मूला निकालना है कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी उसके लिए। सब जगह डायरेक्टली कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है वो फॉर्मूला क्या है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। सर क्या करना है, कोई टेंशन नहीं है। एक आपका यहाँ ले लीजिए कैपिटल क्यू, एक ये हो गया आपका इधर कैपिटल क्यू, है ना। इनके बीच में लाइन जॉइनिंग इनके बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन, यानी मिड पॉइंट। क्या हो गया ये मिड पॉइंट? अगर ये L है तो ये क्या हो जाएगा? L/2, और ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ से आंसर निकाल लीजिए। ठीक, नेचर प्लस q/2 होगा या बेटा माइनस q/2 होगा? और अगर q/2 हुआ ये कैसे पता दूंगा? डायरेक्टली बता दोगे? करो जरा, इधर देखो। अगर करना ही था ना तो दिमाग ऐसे लगाते k q1 q2 अपॉन r²। L/2 था तो 4 आएगा, 2 कभी नहीं आएगा, तो कभी भी 2 नहीं आएगा। तो तुम्हारे जो आंसर्स हैं मैंने ऐसे बिना पेन चलाए रिजेक्ट कर देता हूँ। ये दोनों रिजेक्ट कर दिए, और उसके बाद मैंने एक और रिजेक्ट कर दिया, पॉजिटिव। इतनी स्पीड में कर सकते हो तुम, बिना पेन चलाए। ठीक है, लेकिन करेंगे, अभी करके देखेंगे कैसे किया मैंने ये। ठीक है, इट इज क्वाइट क्लियर कि ये पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। चार्ज लिखा है, दोनों चार्ज इक्वल है। इसका अंदर जो भी होगा वैल्यू भी सेम होगी और नेचर भी सेम होगा। तुम चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ। इक्वल चार्जेस सेंटेंस लिख के छोड़ देता ना, तो हमेशा याद रखना, हमेशा प्रायोरिटी पॉजिटिव को दिया जाता है। किसको? पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब सर इक्विलिब्रियम का आपने मतलब बताया था। इक्विलिब्रियम हमने बोला पूरी फिजिक्स में कहीं भी पढ़ो, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ जिस भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसकी नेट वैल्यू 0। तो यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी होगी भाई? एफ नेट क्या हो जाएगा? 0। खत्म करो ना यार, यहाँ से इधर से रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे, लिखना है एफ ऑन स्मॉल q टू प्लस q, बिकॉज यहाँ दोनों चार्जेस सेम है। तो यहाँ ABC लिख दीजिए आप। क्या लिख दीजिए? ABC। ये दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर पॉइंट C। नोटेशन के साथ पढ़ने का मतलब आपको देखिए ऐसे FCB अट्रैक्टिव, फिर यहाँ पर FCA अट्रैक्टिव। ये दोनों जब तक FCA इज इक्वल टू FCB होगा तभी आपका F नेट क्या होगा? 0। एक लाइन का खेल था इसमें। ठीक है, तो चार्ज कितना होना चाहिए सच दैट ये सेम हो जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैंने आपको कंडीशन दिखाई। अब आप करेंगे क्या? कभी भी सॉल्व इसके लिए नहीं किया जाता क्योंकि दोनों इक्वल टू हो जाएंगे। सॉल्व कभी नहीं होगा, कट भी जाएंगे। सॉल्व किसके लिए करेंगे? किसी A के लिए या फिर B के लिए। तो हम क्या निकालेंगे पता है? F नेट ऑन A या फिर B, जो पसंद आए तुम वो कर लो। ठीक है, जो पसंद आए तुम वो कर लो। A B के, तो हम क्या करेंगे? F नेट कैसे निकालेंगे? F ऑन A ड्यू टू B प्लस F ऑन A ड्यू टू C। यही तो होगा ना, यही तो दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, F ऑन A ड्यू टू C। तो लिखो भैया K Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा बताइए? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L² प्लस K Q1 Q2 अपॉन L/2 का। ठीक है, यही तो आएगा। और इसकी वैल्यू किसका होनी चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा? K कैपिटल Q² अपॉन L² प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, ये ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा L²। देखो K Q अपॉन L² कॉमन लिया जा सकता है, इज इक्वल टू क्या है? 0। K कैपिटल Q अपॉन L² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा एक Q। ठीक है, और इधर क्या बचेगा? 4 ऑफ स्मॉल q
ठीक है, और कुछ बचेगा क्या? नहीं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो q प्लस 4 ऑफ स्मॉल q इज इक्वल टू 0, 4 ऑफ स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल Q, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे किया मैंने ये, और इसको आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दिमाग थोड़ा सा आपको लगाने की ज़रूरत है। जब ट्रिक, जितनी भी ट्रिक है वो सब तभी काम करती है जब आपका ये मिड पॉइंट वाला खेल है, ठीक है? नहीं तो मेरे फॉर्मूले काम करते हैं, कुछ काम नहीं करता। आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालने के लिए सीधे जाइए नोट्स में से वीडियो उठाइए, मैंने पढ़ाया हुआ, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आपके ऐप पे पढ़ा हुआ है, जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ लो। उठाओ, एक किलोमीटर टॉपिक देखो, मैंने डेरिवेशन करके पूरा प्रूफ किया हुआ है। आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, सीधे फॉर्मूला उठाओ, रट जाओ। जिसको रटाफिकेशन पसंद है, बट मैं कभी भी रटाफिकेशन सपोर्ट में नहीं रहता भाई। मैं आपको ट्रिक पसंद है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, बिकॉज जिसके पास नॉलेज है वो कभी फंसेगा नहीं। मेरे पास नॉलेज थी, मुझे नहीं पता वो फॉर्मूला, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा आंसर हमेशा आएगा। ठीक है, एक्यूरेसी इज द की, हमें एक्यूरेसी से मतलब है। ठीक है, जब एक्यूरेसी रहेगी तो ऑटोमेटिक ट्रिक अपने आप बन जाती है। चलो देखो क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a vertically uniform and vertically upward directed electric field। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन में इतना समझ में आ गया, जितना पढ़ा उतना बनाते हैं। डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यही तो होगा ना। डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या होता है? वर्टिकल y एक्सिस होती है, अब वर्टिकली अपवर्ड मतलब पॉजिटिव y की तरफ जाएगा, तो एरो बना दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और कह रहे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, फॉल कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो उसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहा होगा। कहाँ से आ रहा होगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ। उसका अगर हम कभी भी देखें, रेफरेंस लाइन हमेशा x एक्सिस होती है, रेफरेंस लाइन हमेशा x एक्सिस होती है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये h हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बढ़ते हैं? h हो जाएगा अपना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। अब हमने रिवर्स कर दिया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। मतलब पहले भी अगर मैग्नीट्यूड e था तो बाद में भी क्या हो जाएगा? e रहेगा, लेकिन डायरेक्शन पहले आपकी पॉजिटिव y थी तो बाद में क्या हो जाएगा? नेगेटिव y। ठीक है, अब क्या हो रहा है? A proton is allowed to fall from the rest in it through the same vertical distance। तो सेम फिगर हो जाएगा, बस देखो ध्यान से, देखो मोशन सेम होने वाला है। मोशन क्या होने? नेगेटिव था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसका मतलब इधर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब अट्रैक्ट होगा, नीचे ही आने वाला है। अब मैंने सेम फिगर दोबारा बनाना है, x एक्सिस ही हो गई रेफरेंस लाइन, और अब मैंने यहाँ पर प्लस ई लिख देना है, प्लस ई लिख देना है। और क्या है? इलेक्ट्रिक डायरेक्शन नीचे, तो किसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव ही तो लगने वाला है इसके ऊपर फोर्स, है ना? इसका मतलब ये क्या आएगा? तब भी तो उतना ही वैसे ही आएगा, है ना? ये भी हाइट, तो सेम टाइप ऑफ मोशन दोनों को देखने का मिलेगा, है ना? क्या है भाई? सिंपल फ्री फॉल वाला जैसा कंडीशन होता है वैसा दिखेगा, लेकिन फ्री फॉल है नहीं, बिकॉज यहाँ पर mg को किसने रिप्लेस कर दिया? mg के साथ साथ अगर mg है, एग्जिस्ट करता है, तो mg के साथ साथ एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, F इक्वल टू QE होता है। क्या होता है? F इक्वल टू QE। ठीक है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल। तो आपसे कह रहा है जो t ऑफ प्रोटॉन है और t ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको कंपेयर करो, मुझे बताओ आंसर किसका कितना आएगा? हाँ, क्या बोलो बोलो बोलो? इक्वल होगा, इक्वल होगा, यही तो सब सोचते हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है। सोचो इक्वल अगर होता तो हम क्वेश्चन क्यों देते, या एग्जाम में क्वेश्चन क्यों देता? कॉमन सेंस वाली बात होती है। दूसरी चीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेवर इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। कॉमन सेंस लगा लोगे तो मास अलग अलग है, हाइट ही सेम होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर तुमने ऊपर से 100 किलो का सामान फेंका और 90 का फेंका, अलग अलग है ना भाई, कि सेम ही हो जाएगा। और अगर सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सुन लो ध्यान से, अब अगली बार गलती ऐसे बोलना मत मेरे सामने, देखो कभी नहीं हो सकता। फोर्स ऑन 90 किलोग्राम मास क्या हो जाएगा? m इंटू जी को तुम 10 मान लो, चलो 900 न्यूटन, और यहाँ पर 100 किलोग्राम का मास है, इस पे कितना लगेगा? 100 न्यूटन। बल अलग अलग लगा रहे हो और तुम मीडियम सेम रख रहे हो, करोगे सेम टाइम पहुंचेगा? कभी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कभी भी सेम नहीं होता है बेटे, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखो, अगर अभी भी कुछ नहीं आ रहा है तो सुनो ध्यान से। नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स क्या है? न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने सिखाता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या भाई गलत है क्या? यही तो है ना। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो भी आपका
QE अपॉन फोर्स अपॉन मास। कर लो। फिर क्या होता है हमारे पास वेलोसिटी निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हजारों 3 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut plus half at square, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square minus u square is equal to as। सेकंड इक्वेशन यूज कर लो। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस सेकंड क्यों यूज किया, क्योंकि सेकंड में सेकंड इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन मुझे देखने को मिला, देखना ध्यान से, एक सेकंड में क्वेश्चन कैसे किया जाता है देखो। u 0 कैसे पता, यहाँ पे फॉल कर रहा है, कहां से, रेस्ट से। u क्या है 0, चाहे इस केस में चाहे इस केस में। मैं इस इक्वेशन का 2 बार इस्तेमाल करने वाला हूँ। s मुझे पता है कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, h डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी और ये भी बराबर ऊंचाई से दोनों को फेंका, मुझे ऊंचाई पता है तो मुझे डिस्टेंस पता ना कितना जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने 100 किलो फेंका और 90 फेंका और मैंने कहा कि ये भी 10 मीटर ऊपर है, ये 10 मीटर ऊपर है, तो 10 मीटर जाएगा ना, जमीन को खोद के चला नहीं जाएगा, जमीन पे आके रुक जाएगा ना। तो डिस्टेंस पता है तो s की जगह क्या आ जाएगा h, u क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2। अब देखो ध्यान से, एक q ने वहां निकाल दिया हमने, क्या है QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। पूरे इक्वेशन चाहूंगा तो मैं रीअरेंज नहीं कर लूंगा तो मुझे मिल नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो q है, अब q के हिसाब से e के हिसाब से देख लो। अब मैं इसके आगे भी सॉल्व नहीं करूंगा, अभी तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा साथ साथ में कैसे। नॉलेज जब हो जाएगी ट्रिक समझ में आएगी, डायरेक्टली नॉलेज के बिना आपको ट्रिक समझ में कभी जिंदगी में नहीं आएगी। आप सुनो ध्यान से बेटा, मेरा इधर देखो 1 मिनट के लिए और देखो तुम्हें सब कुछ सिखा देता हूँ। H दोनों में से इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। बातें बाहर किया करो, क्लास में आके नहीं, ठीक है, बता दे। 1.6 × 10⁻19। इसमें चाहे इस इक्वेशन में देखा जाए, चाहे मैं इसके लिए लिखूं चाहे मैं इसके लिए लिखूं, ना मेरा Q चेंज हो रहा है ना मेरा H चेंज हो रहा है, फर्क पड़ेगा उसको नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी मैग्नीट्यूड इसकी है उतनी, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे पता मुझे यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। डायरेक्शन बदला लेकिन याद रखना उसका मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी। जब हम इस इक्वेशन को राइट करेंगे क्या हम कोई नेगेटिव साइन लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस में कभी कुछ भी ऐसा नहीं होता है ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें तो वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकता कुछ भी, टाइम के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक। तो मतलब बेटा ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कौन है जो डिसाइड कर रहा है। अब 2 तो डिसाइड कर नहीं सकता, 2 तो 2 ही रहेगा, है ना, तो बचा कौन, तो इसका मतलब है मास जिसका, अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होता। तो देखो पूरे इक्वेशन को बिना कैलकुलेशन के, आप कैलकुलेशन क्यों करते हो यार, आपको यहाँ वैल्यू निकालनी है क्या, नहीं निकालनी है ना। तो जिसको इतना ज्ञान हो कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो क्वेश्चन करके निकल जाएगा सट्ट से। उसको टाइम वेस्ट नहीं करना पसंद है, तो पढ़ने वाले बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते बेटे। ये देखो हो जाएगा 2HM अपॉन QE is equal to t square, तो t is directly proportional to root of m। आप दिमाग लगा लो, ठीक है। तो टाइम किसका ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, ठीक है। तो टाइम किसका कम लगेगा क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से ऐसे लिख लो, जिसने सीख लिया उसने लिख लेना है कि सर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब अभी आपने सिखाया कि T ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पूछ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, T ऑफ प्रोटॉन डायरेक्टली पूछ जाएगा अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा अखिलेश देखो, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू होगी, और जितनी बड़ी वैल्यू उतना रूट का आंसर बड़ा, ठीक। तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा, समझ में आया। और जब मोशन का केस होता है तो टाइम कम होना चाहिए, जल्दी पहुंच जाए ना, धीमे नहीं चाहिए किसी को। तुम्हें चाहिए क्या तुम 20 की गाड़ी चला सकते हो, ई रिक्शा क्यों नहीं बैठते हो। तुम्हें चाहिए कि नहीं वो विक्रम पे बैठूंगा, क्यों, विक्रम 60 पे चलेगा, ये 40 पे चलेगा। टाइम को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़ो, टाइम ऑफ फॉल क्या पूछा गया, टाइम ऑफ फॉल इलेक्ट्रॉन का इन कंपैरिजन विद प्रोटॉन। पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जो समय लगेगा प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो अभी तुमने क्या पाया कि सर मास इलेक्ट्रॉन कम होगा तो टाइम इलेक्ट्रॉन का कम होगा। ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं कि कम होगा, ज्यादा होगा 5 गुना या 10 गुना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का समय, या फिर बराबर होगा। तो आंसर क्या होगा भैया, खत्म ना।
अगली बार ऐसा क्वेश्चन देखोगे दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, जनरल, बहुत पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, बेसिक्स को पे ध्यान रखो। हमने कोई पीएचडी वाला काम किया नहीं। पहला स्टेप क्वेश्चन रीड करिए, फिगर बनाइए। दूसरा स्टेप इसमें देखिए कि कोई 11th का कंसेप्ट इलेक्ट्रो में देखा तुमने, हर जगह 11th लग रहा है, कौन सा वाला, पार्ट 1 का मोशन इन 1D 2D और फिर न्यूटन्स का मोशन। ये आपको मिलता रहेगा, एक लिंक सीख जाओ, जहां भी मोशन होगा तो 11th याद रखो कि मोशन के लॉजिक लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस, देखो न्यूटन्स लॉ मुझे गुजर दिया, फ्रिक्शन ले आ दिया, टॉय कार ले आ दिया, मोशन ले आ दिया, तो यहाँ न्यूटन्स लॉ मोशन दिमाग में एक बैक इन द माइंड आपको पता चाहिए, न्यूटन्स लॉ मोशन के लॉजिक क्लियर होने चाहिए। अब न्यूटन्स लॉ मोशन आएगा तो मोशन इन 2D के, है ना, और अब मोशन इन 1D तो हमेशा रखना चाहिए दिमाग में। ये तो बेचारा 9th क्लास से चलता आ रहा है तुम्हारे साथ, इसको रखने में क्या ही दिक्कत है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, स्पीड वेलोसिटी के फॉर्मूले है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, खत्म। न्यूटन्स लॉ मोशन में भी क्या ही है, 3 लॉ है, एक है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा होता है, सेकंड लॉ इस्तेमाल होता है। सबसे कम कौन सा होता है भाई, फर्स्ट लॉ इस्तेमाल होता है, सबसे कम होता है ना, उसका कोई लॉजिक ही नहीं, वो तो कंसेप्ट है। तो ऐसे करके पढ़ा जाता है। तो ये टॉय कार है, दिमाग में एक कार होनी चाहिए, इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q, ठीक है। तो एक्शन में टॉय कार भूल जाओ, क्या एक सोचो कि चार्ज मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन दौड़ा रहा है उसको, मतलब कोई फोर्स लगा रहा हो, कौन लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। फिर फोर्स कितना है आपको पता ही, Q ही होता है। वेलोसिटी इंक्रीज करती है 0 से 6 मीटर पर सेकंड, तो Q की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो गई, रेस्ट 0, मतलब U की वैल्यू कितनी होगी दिमाग में, 0, और V की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब आफ्टर कुछ समय बाद उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड। कितना समय लगा, 1 सेकंड, समय बता दिया, ठीक। At that instant the direction of field is reversed, तो कह रहे हैं जैसे ही वो 6 पे पहुंचा वैसे हमने रिवर्स कर दिया डायरेक्शन, ठीक है। The car continues to move for 2 more seconds, इसका रीजन क्या है, ये पता है कहाँ पढ़ा था, 9वीं क्लास में। Sudden change of momentum is not possible। अगर आप भागते भागते जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि सडनली आप घूम जाओगे, गिर जाओगे आराम से, रुक नहीं सकते ना। तो क्यों, जब हमने रिवर्स किया, देखो फिगर बनाते हैं, देखो फिगर से सारा खेल होगा। मान लो Q इधर मूव कर रहा है, ठीक है, Q इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो अपन ले सकते हैं कुछ, ठीक है। तो कितने देर के लिए, फॉर 1 सेकेंड। कैसे मुझे पता भाई, क्योंकि बोला गया है कि 1 सेकेंड में ये 0 से जैसे ही 6 पे पहुंचेगा, वैसे क्या करना है, रिवर्स कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बदलेंगे, अगर पहले 2 वोल्ट पर मीटर थी तो बाद में -2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। माइनस साइन का मतलब है कि पहले की जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट कर दो, बस। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये हो गया। तो लेकिन उसके बाद भी ये भाई यहाँ पर थे, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 6, लेकिन उसके बाद भी 2 सेकंड तक मूव करता रहा आगे की तरफ। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि इसका मोमेंटम है ना, मोमेंटम क्या होता है, mv, मास इनटू वेलोसिटी। अब जब तक वो मोमेंटम पूरा 0 नहीं हो जाता तब तक ये वापस से रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर इसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो पहले ये रेस्ट पे आएगा, रेस्ट पे आकर के ही ये गाड़ी घूमेगी। इसका मतलब है जब तुम टर्न लेते हो या तुम्हें अगर पूरा मतलब 180 डिग्री घूमना है तो गाड़ी रोकते हो पहले, फिर घुमाते हो और उसके बाद पीछे जाते हो ना। तो वही लॉजिक उठा के डालो यहाँ कि अगर ये आगे जा रहा था तो पहले ये रुकेगा, जब ये रेस्ट पे आएगा उसके बाद ही ये पीछे की तरफ आएगा। आप फोर्स सीख लो। तो अगर सर ये पॉजिटिव फील्ड है, क्योंकि आपने एरो बनाया तो ऑब्वियसली आपने हमेशा सिखाया कि पॉजिटिव से ही बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, और ये भी आपने पॉजिटिव लिया, इसका मतलब इसके ऊपर जो बल लग रहा होगा वो लग रहा होगा क्योंकि इस दिशा में, है ना। लेकिन इसके बाद 6 से लेकर के मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी है, मैंने इसको पॉइंट ले लिया A, इसको ले लिया पॉइंट B, मतलब A से B में उसकी क्या B पॉइंट पर उसकी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, और B से C गया कोई वो, उस समय मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कोई x गति होगी, लेकिन मुझे पता है C पर क्या होने वाला, x की वैल्यू 0। क्या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 ही सेकंड तक मोशन होगा। तो मुझे ये भी पता था, लेकिन मैंने पहले ऐसा प्रिटेंड किया कि मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, इन 1 सेकंड एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकंड। ये मुझे हिंट दे रहा है कि 2 सेकंड ज्यादा मोशन नहीं होगा, तो 2 सेकंड तक होगा, तो ये वो पॉइंट है, 2 सेकंड का इंटरवल है, यहाँ पे ये 0 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, under the influence of this field the average velocity, the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds। लेकिन तुमसे खेला गया, कह रहे हैं कि 0 से 3 के बीच में आप बताओ एवरेज कितना होगा। क्या कह रहे हैं, 0 से 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक, रिस्पेक्टिवली बताओ।
तुमसे 0 से 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से आपके साथ चला रहे हैं। तो एक्चुअल में ठीक है, तो ये अब अगर ध्यान से देखोगे तो 1 सेकेंड के बाद फिर अगले 1 सेकेंड में क्या होगा आपका 2 मोर सेकेंड तक चला। तो यहाँ पर अगर पहले हम अगर इसको मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पर वो 0 हो रहा है, ठीक है, तो पहले निकालो कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, इसको कितना टाइम लगेगा 0 होने पे। सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं? नहीं रुको तो फिर अगर हमें टी टाइम इंटरवल निकल जाए कि कितने में 0 होगा, तो अगर मेरा बल ज़्यादा है 2 सेकंड तक मोशन हो रहा था, लेकिन जब मैंने आगे बढ़ा तो क्वेश्चन चेंज क्या किया मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि यहाँ 0 हो जाए, हो सकता है पहले 0 हो गया और फिर उसके बाद क्योंकि अब फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी तो हो सकता है कि इसके बाद ये कुछ और दूरी तक चला हो। अरे भाई ठीक है 2 सेकंड तक बढ़ा तो उतनी इन्फॉर्मेशन से समझ में आता है कि भाई 2 सेकंड तक ही मोशन होगा, तो मैंने मान लिया रुक गया। लेकिन जब मैंने आगे बढ़ा एवरेज पूछने लगा, तो एवरेज इसका मतलब है कि ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे वन मोर पॉसिबिलिटी दिमाग में आ गई कि ये पहले रुक गया होगा और उसके बाद ये वाली जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको खींच करके वापस से मोशन में लेकर के आई होगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और 2 सेकंड तक ही इसको ऑब्जर्व करना है, मतलब हो सकता है कुछ टाइम लगा हो यहाँ तक पहुंचने में, उसके बाद कुछ टाइम तक ये मोशन भी किया हो। मेरी बात समझ रहे हो? वो पॉसिबिलिटी कैसे एलिमिनेट कर दूं मैं? नहीं कर सकता ना। तो इतने सेंटेंस में समझ में आता है कि हो सकता है कि 2 सेकंड में वो रुक गया हो, लेकिन एवरेज निकालना है तो एवरेज में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 0 हो गया हो, उसके बाद वो फिर से मोशन में आया हो, तो आपकी 1 2 3 4 वेलोसिटी हो जाएगी, इनका सम करके डिवाइड कर देंगे। क्या भाई गलत कह रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? अरे हो सकता है कि 1.5 सेकंड के अंदर रुक गया हो और आधे सेकंड ये मोशन कर रहा हो सकता है कि 1 सेकंड में रुक गया हो सकता है कि 0.5 सेकंड में रुक गया हो। मेरी बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो सबसे पहले वो करो। अब देखो ट्रिक देखो, अब देखो ट्रिक 0 से 6 जाने में कितना लगा समय? 0 से 6 जाने में अगर 1 लगा, उतना ही बल लगाएंगे, अपोजिट दिशा में ब्रेक लगाएंगे। मेरी बात सुनो, 0 से 80 जाने के लिए तुमने लगाया मान लो 200 न्यूटन। इंजन ने 200 न्यूटन जो है टॉर्क जनरेट किया, ठीक है, न्यूटन मीटर, यहां तक पहुंचे। फिर 80 से 0 लगाने के ब्रेक लगाते हो, इससे कम लगाओगे रुक जाएगी गाड़ी, है उतना ही लगाना पड़ेगा ना, समय भी उतना लगेगा। अगर तुम इसकी नहीं सर ऐसा नहीं है, हम ज्यादा तेज ब्रेक दबा देते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो भाई तुमने फोर्स बढ़ा दिया, तुमने क्या बढ़ाया? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर तुम सेम कंडीशन जिस रेट से तुमने इंक्रीज किया उसी से डिक्रीज करना है तो इक्वल अमाउंट ऑफ लगा दीजिए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ फोर्स देखूं, अगर मैं ये 0 से 6 गया किसके वजह से? इसकी वजह से। अब ब्रेक नहीं लग रहा है, देखो इसी के ऊपर उतना ही पर लगाया लेकिन हमने अपोजिट लगाया, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? बिना पेन चलाए सॉल्व, मैं भी पेन चला के सॉल्व करूंगा, बिना पेन चलाए टाइम इंटरवल निकालना सिखा रहा हूँ। कितना होगा? 1 सेकंड होगा कि नहीं होगा? आखिर भैया ये 1 सेकंड है और ये 1 + 1 2 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड का मोशन बचा है कि नहीं बचा है? अब उस 1 सेकंड में क्या होगा, यहाँ से वापस से 6 तक आएगा कि नहीं आएगा वो तो भी देखते हैं, लेकिन पहले ही बताओ 1 सेकंड का मोशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ गए? तो ये है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं पूरा मैथमेटिकल तरीके से और फिर आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है? देखो करिए, इसमें कैसे करेंगे? फिगर बन गया, एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अगर 1 सेकंड का निकालते हैं? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए किया तो कितना आ गया ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक बेटा, एक्सेलरेशन निकल गया। फिर क्या निकाल सकते हैं? t 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस कितनी कवर किया? ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + half at स्क्वायर। u क्या है? 0 प्लस हाफ, e कितना है? 6, t कितना है? 1 स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? 3 मीटर। कितनी दूर तय की इसने? 3 मीटर। निकालो निकालो निकालो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना? निकालो, एक निकल गया। फिर अब t1 से 2 सॉल्व करिए। 1 से 2 में क्या आ जाएगा?
इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6, क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा या फिर आपका नहीं होगा ये बताओ। ब्रेकिंग कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है और मोशन इधर हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना होगा नेगेटिव में, फिर से माइनस में करेंगे तो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितना आएगा इसमें एक्सेलरेशन -6 इंटू 1, टाइम तो एक ही सेकंड लगेगा ना, तो हो जाएगा -6 इंटू 1 का स्क्वायर। कितना आ गया भैया, ये कितना आ गया 6, ये हो जाएगा -3, 3 मीटर तो आया, 3 मीटर तो आ रहा है, ठीक है 3 मीटर आएगा बेटा 3, ठीक है हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट ये हो गया S2। अब फॉर t इज इक्वल टू 2 से लेकर के t इज इक्वल टू, ठीक है S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से निकालो कितना आएगा, आंख बंद करके 3 मीटर कर पाएगा ना, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, डायरेक्शन बदल गई ना। अरे भाई गया और वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो देखो इधर देखो बेटा, जितना गया था उतना ही वापस आएगा, ठीक है। तो ये जो B है यही C पॉइंट हो जाएगा, और फाइनल इनिशियल करेंगे तो कितना आएगा, ये डिस्टेंस 3 मीटर की तो होगी, है ना। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन अभी भी S3 निकाल देते हैं। क्या जाएगा यहाँ पर बताइए, 0 इंटू क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6, डायरेक्शन बदल दिया मैंने तो इसलिए प्लस कर दिया, इंटू ये क्या आ जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा फिर से 5 इंटरवल 1 सेकेंड, ये कितना आ गया 3 मीटर। मैंने डिस्टेंस निकाला, मैंने सिर्फ क्या निकाला, डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है S1 प्लस S2 प्लस S3। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड पहले निकालूंगा, वेलोसिटी बाद निकालूंगा क्योंकि वो आसान है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 9, और नीचे क्या है टाइम 3 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन गए, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बचे कौन से, ये देखो इसमें भी आंसर आ चुका है, बात अलग है तुम लोगों को नहीं दिख रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है लिख देता हूं, अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अरे यार तुम 3 गए फिर 3 गए 6 गए और 6 सीधे जा रहे थे और वापस कितना आ गए 3 मीटर वापस आ गए, कितना बचा 3 ही मीटर बचा ना। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शुरू जहां से कर रहे हो खत्म जहां पे कर रहे हो उनके बीच की दूरी। तो मैंने शुरू किया था 0 से, मैं गया 6 मीटर, फिर मैं वापस 3 मीटर आ गया। तो अब अगर जहां से मैंने शुरू किया था वहां से नापोगे 3 ही मीटर आया ना, तो आंसर कितना आ गया 3 बटे टोटल समय कितना आ गया, समझ में आया। ये करना था इस क्वेश्चन में, ओके। अगली बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो स्पीड ज्यादा होगी आपकी, ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, एक चीज और नोटिस करो, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों लिखा, डराने के लिए, पागल करने के लिए। नोटिस किया तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का है, काम सारा हम लोग ने मोशन इन 1D का किया है, मोशन 1D किया ना हमने, कुछ और है ही नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर के अंदर आपका जरूरी नहीं है किसी एक चैप्टर से ही क्वेश्चन आए, कभी आता ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो तुम लोग का पेपर हमेशा साइकोलॉजिकल होता है, इतना बड़ा पैराग्राफ दिखा के तुम्हें डरा देंगे, तुम छोड़ दोगे क्वेश्चन, कौन करेगा इसको, है ना। तो बस यही बात है, क्वेश्चन में डिफिकल्टी कुछ नहीं। द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक, अरे यार ये तो मुझे पता है तुम लोग समझदार हो, है ना है ना, तो इतना तो समझदार हो। कैसे ही जैसे दिख रहा है इनवर्ड है, अभी सिखाया था उस दिन मैंने कि निगेटिव में क्या होता है, सारी फील्ड लाइन अपनी तरफ आती हैं, ठीक है। दो निगेटिव पसंद नहीं करते तो क्या करेंगे भैया, आप एक दूसरे की जो फील्ड लाइन अपने बीच में उसको भगा देंगे दूर दूर। तो देखो ये इधर की फील्ड लाइन जो आ रही थी इसके अंदर, इसको किसने भगा दिया, इस वाले ने भगा दिया, तो गायब हो गई। कहाँ हो गई, ये बेचारी ऐसे मुड़ गई, कह रही ठीक है मैं रास्ता बदल देती हूँ, मैं सीधी सादी हूँ, है ना, मैं अपनी रास्ता बदल दूंगी, लड़ाई नहीं करूंगी, है ना। और इधर से ये भी कहता है भैया हम भी नहीं करते, हमें भी शांति पसंद है, बस जब हमारे घर में आओगे तो हम पक्का लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आने वाली थी फील्ड लाइन वो घूम करके किधर से आ रही है, इधर से। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस का नेचर पूछा गया, इतना क्वेश्चन है। देखो ये क्या लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, इम्पॉसिबल,
है ना, क्योंकि एक चीज बेटा जिसको कुछ अभी भी नहीं आ रहा है, एक चीज समझो, ये एरो अगर चार्ज की तरफ आ रहा है तो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव होगा तो एरो हमेशा उससे दूर जाएगा, हमेशा उससे दूर जाएगा। एक लाइन की बात है, इतना तो रट ही सकते हो कम से कम। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जहां जहां पॉजिटिव दिखा वो ऑप्शन ऐसे ही काट दिया हमने, बचे दो, है ना, बचे दो। अभी हमने सिखाया कि एरो अगर आ रहा है तो ये पॉजिटिव नहीं, बचा क्या, एक ही बचा। एलिमिनेशन तरीके से भी तुमने एमसीक्यू कर लिया, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी कर सकता है। अगर आपको एलिमिनेशन पता है कैसे निकालना है, एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस को, फिर जय माता दी करोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि तुम सही करके आओ, ठीक है। तो अभी मैंने बोला पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें तो 100% हो गया, जहां जहां पॉजिटिव निपटा दिया तो बचा एक ही, है ना। तो इस तरीके से अब पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब क्या हुआ, अभी तक सब हम जितने पढ़ चुके हैं सब में सिंगुलर चार्ज पढ़ा हमने। क्या पढ़ा, सिंगुलर चार्ज, मतलब अकेला चार्ज था, उसके कारण आसपास वो जो बदमाशियां कर रहा था, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी हम वो कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। अब लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है ना, उसके साथ एक लोग और जुड़ गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कपल आ गए, क्या आ गए, कपल आ गए भैया, कपल आ गए, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, है ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो दोनों की जुगलबंदी बहुत बढ़िया चलेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो विपरीत नेचर के लोग जो है एकदम एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कह रहा है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों का बॉन्ड हमेशा बना रहेगा, एक साथ बैठे रहेंगे, दोनों ही जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो अब ऐसे हमने अरेंजमेंट कर दी, इनके बीच की डिस्टेंस जो है हमेशा इवन मल्टीपल होगी, तो इनको साथ में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, मतलब अगर ये +2 कूलम है तो ये -2 कूलम। पंखा बंद कर लो यार अगर ठंडी लग रही है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डाइपोल इज डाइपोल फील्ड, मतलब अब इस डाइपोल के कारण जो फील्ड जनरेट होती है चारों तरफ से कहते हैं डाइपोल फील्ड। तो इनकी फील्ड कैसी होगी, क्यों बनाए, आपको पहले ही हमने बनाया था, कहाँ बनाया था दिखाते हैं। अच्छा इसके अंदर नहीं होगा इस वीडियो में, चलो हम बना देते हैं दोबारा, मेहनत करवाओगे हैं। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की फील्ड कैसे बनी, कौन बनाएगा, वो बनाना चाहता है। एक यहाँ पॉजिटिव कर लो, एक नेगेटिव, चलो यहाँ उल्टा कर देते हैं, नेगेटिव और इसको कर देते हैं पॉजिटिव। क्या होगा भैया, पॉजिटिव से निकली हर रेखा कहाँ जाएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव से निकली हर रेखा कहाँ जाएगी, नेगेटिव। ये ओपन लूप फील्ड होती है, कैसी होती है, ओपन लूप फील्ड होती है। इस लाइन को हम अवॉइड करते हैं बिकॉज ये, क्योंकि हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनफाइनाइट रेंज की होती है, तो हम मान रहे हैं कि जो यहाँ से निकली होगी वो घूम के पता नहीं कहाँ से विश्व भर घूम के वापस आई होगी, तो हम उसका अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही लेके चलते हैं जितना कि पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ओके ये है फील्ड, तो ये जो फील्ड बनी बेटा इसको कहते हैं डाइपोल फील्ड, ठीक। इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज अगर आएगा तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका डाइपोल फील्ड। अब होता है डाइपोल मोमेंट, है ना, एक होता है डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है वो मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, कि ये डाइपोल की ताकत कितनी है उसको वो डिफाइन करता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है डाइपोल की, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी से, तुम्हें क्या मिल जाएगा, डाइपोल। यहाँ पर n कैप क्यों लगा रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेंथ होती है वही आपका वेक्टर का काम करती है, क्योंकि चार्ज हमेशा स्केलर होता है। तो L को कैसे दिखाते हैं हम, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, समझ में आ रहा है। तो उस तरीके से वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, वेक्टर। मैंने इस बार स्केलर लिखा तो मैंने बगल में एक यूनिट वेक्टर लगा दिया। ये यूनिट वेक्टर किसका होगा, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आ रहा है। अरे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, चलो समझ में तो आ ही रहा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऊपर पढ़ा दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पढ़ा दिया, ठीक, डायरेक्शन बता दिया, ठीक है।
और ऐसा यूनिट तुम लिख लो, ऐसे हम बता देते हैं। चलो ये एनिमेशन हटा देते, जरूरत नहीं इसकी। ये देखो ये हो गया कूलम और ये हो गया मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया कूलम मीटर। और हाँ एक छोटी सी नोट वाली, ये सारी बातें नोट कर लो। कर ली? देखो ये वाली बात जो है इसको जरूर नोट कर लेना। क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। आइडियल डाइपोल जो होता है उसमें डाइपोल इन विच द चार्ज बिकम लार्जर एंड लार्जर, दो चार्ज की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत छोटी होती जाती है। उनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा इवन मल्टीपल तो रहेंगी लेकिन वो बहुत करीब करीब आ जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल फील्ड वो क्रिएट भी करेंगे। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं हम लोग। दो ही केस होते हैं, एक होता है कोई भी पॉइंट जो एक्सिस पे लाई करता है और इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। अब ये एक्सिस और इक्वेटोरियल क्या होता है अभी बता देते हैं। समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी आसान चैप्टर है, मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। डन? चलो देखो, इसमें दो ही केस पॉसिबल होते हैं बेटा, ठीक है, एक एक्सियल होता है और एक आपका इक्वेटोरियल होता है। ठीक, देखो दोनों साथ में पढ़ेंगे। देखो ये क्या हो गया आपका डाइपोल, याद तो है ही, अभी पढ़ाया है जस्ट, ठीक है। अब चार्ज कहां से आएगा, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। डाइपोल मोमेंट तुमको पता है, अच्छे से पता है ना। याद रखना इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो हमें क्या बन जाएगी, एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या बन जाएगी, एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है जिस पर ये दोनों चार्ज अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, जैसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सेंस हो रहा है ना, एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा केस हो जाएगा, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली आपके पास क्या है, फॉर्मूला, जिसको ड्राइव किया लेकिन अभी ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन में डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये पॉइंट पी हो गया, कैलकुलेट कैसे करते हैं सिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो मिड पॉइंट हमेशा देखो, क्योंकि इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में 2 का गुणा होगा, है ना, हर संख्या, जैसे 4 हो गया, है ना, 6 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको मिड पॉइंट निकालना होगा तो मुझे आसानी से मिल जाएगा, है ना। मैं क्या करूंगा, जो भी डिस्टेंस दोनों के बीच में है उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मुझे मिल जाएगा। तो अगर ये 12 दूरी पर थे, अगर ये 12 दूरी पे थे तो इनका मिड पॉइंट कहां होगा, L दूरी पर, किसी भी एक चार्ज से होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। L प्लस L क्या हो जाता है, 12, ठीक। अब देखो इसको ड्राइव कैसे किया जाता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने मान लिया कि लेट फ्रॉम जो सबसे करीबी चार्ज होगा, अरे एक ही यही हो सकता है, या तो इधर हो या तो इधर हो, दो ही केस पॉसिबल है ना, तो कोई ना कोई एक चार्ज तो करीब होगा ही और एक चार्ज आपका दूर होगा। तो करीब वाले से हम डिस्टेंस यहाँ मिड पॉइंट से इसकी दूरी मान लेते हैं कितनी, x, कितनी मान लेते हैं, x। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, ये बड़ी वाली डिस्टेंस x में से l घटा देंगे, ये मिल जाएगा x माइनस, सही है कि नहीं। अरे भाई इतनी बड़ी लेंथ आपकी x थी, इतना निकालना था, इतना पहले से पता था, इतने में से इतना घटा देंगे, बचेगा इतना, क्यों भाई, इतना बड़ा हाथ है, ठीक है। अब हमने कहा कि मुझे इतनी लेंथ चाहिए, मेरे हाथ का जो पंजा है इसकी लेंथ चाहिए, ठीक है भैया। मैंने कहा मेरे हाथ से यहाँ तक की लेंथ मुझे पता है और मुझे इस एंड से यहाँ तक की पता है, तो मैंने कहा कि इतने में से इतना घटा देंगे काला वाला हिस्सा, तो बचेगा क्या भैया, यही तो कह रहे हैं ना। तो वही तो कह रहे हैं, ये पॉइंट P से इस O की दूरी पता है, PO की दूरी कितनी है x और BO की दूरी कितनी है L, तो PO में से BO घटाएंगे तो बचेगा क्या, BP तो बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r², जिसको नहीं याद है उसको याद होना चाहिए, KQ/r²। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B निकाल ली, P पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, EB इज इक्वल टू, अभी बताया, K चार्ज की वैल्यू कितनी है, प्लस Q अपॉन R कितना है, x माइनस L का, ठीक है। यहाँ पर R लिया हुआ है, A लिया हुआ है, मैंने L और X लिया हुआ है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए कैसे काम करता है। फिर मैंने कहा P पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड हमेशा उसकी तरफ ही होती है, उसकी तरफ होती है कि नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि EB के विपरीत लगेगी, EB के विपरीत लगेगी। और देखो ध्यान से वैल्यू कितनी होगी, तो Q की वैल्यू कितनी है, ये Q अपॉन दूरी कितनी है, देखो अरे भाई ये मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी L, टोटल दूरी कितनी हो गई x प्लस L। तो फॉर्मूला क्या बन गया, EA इज इक्वल टू
के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का, ठीक है। ई नेट क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई ए। अब मैंने ई बी माइनस ई ए क्यों किया, फिर से सुनते जाओ, हर चीज का एक रीजन है। अरे यार एक ही बताओ, ऊपर वाला दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में x प्लस एल का होल स्क्वायर है और ये x माइनस एल का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो x प्लस एल का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि x प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी, x माइनस एल की वैल्यू ज्यादा होगी। इतना बड़ा आता, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। x प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी छोटी। ये देखो इसको आगे मतलब 2/4 और 2/8 एक ही है तुम्हारे। ना जितनी जब हो रही है तो पूरी होगी, है ना। बोला कैसे तुमने, अगली बार ना बोलो, इसलिए जरूरी है ना। ई बी माइनस ई ए माइनस ई ए करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब इसको आंख करके एक सवाल पूछने लोग कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता दो। आंख बंद करके बता सकते हो कि सर ईबी की डायरेक्शन में ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, होगी कि नहीं होगी। अरे भाई जिसकी ज्यादा वैल्यू उसी की चलेगी, है ना। ईबी की वैल्यू ज्यादा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर जो आएगा वो किसके डायरेक्शन में आएगा, ईबी की डायरेक्शन में ही तो आएगा। अगर ईए की वैल्यू ज्यादा होती, ईबी की कम होती, तो पता क्या होता, ईए की डायरेक्शन में रिजल्टेंट होता। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछते चलने लोग और नहीं बता पाते बच्चे, जबकि मैं कहता हूं पेन भी मत चलाओ यार। देखो दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी ज्यादा है उसका देखो, ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, देख रहे हो। ओके, बस जब करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए आपके पास इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2pr, ठीक है। तो 2pr अपॉन 4πε0, ये p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, r² - a² का होल स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा जो r है वो हमेशा मिड पॉइंट से पॉइंट की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, a हमेशा मिड पॉइंट से चार्ज की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब नोट कर लेना। जिसने पढ़ा है नोट्स, आप एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिवीजन के बाद जाना, रिवीजन क्लासेस के बाद जाना, मेरे लेक्चर्स को जो प्रॉपर लेक्चर्स हैं उनको 1.5 2x पे देखना। तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा रिवाइज करने की, बिकॉज जो थोड़ा बहुत तुम्हें हल्का फुल्का डाउट है कि ये कैसे आया, उसमें तुम जब देखोगे मेरे को ड्राइव करते हुए तो तुम्हें, क्योंकि इतनी नॉलेज हो चुकी है, समझ में आ रहा है चीजें, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। गलती क्या होती है, बच्चों को जल्दी खाना है और क्रैश कोर्स ही करना है, तो रटने की जरूरत ही खत्म हो जाए, ऐसा कुछ कर लो ना यार। इतना भी तो टाइम कम नहीं है, अभी वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, दिसंबर ही है। आपको मैंने शॉर्ट में सारी चीजें बता दी, आपको बस देखना है उसको। आपको मैं ये भी नहीं कह रहा डेरिवेशन याद करो समझो, बस समझ लो एक बार कि चीज कहाँ से आई। तो अगली बार जब तुम इसको देखोगे तो इससे डर नहीं लगेगा। डर खत्म होने का एक ही तरीका, उसका सामना कर लो। लोग कहते हैं डर लगा, डर का है क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं है। डर का इलाज ये, एक बार झेल लो, सामने से क्या है देख लेते हैं, और देख लोगे तो फिर डर खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में जो डर लगता है उसका रीजन है काफी चीजें तो हमें समझ में नहीं आती क्या है ये क्या है। जब सबका मतलब पता रहेगा तो उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है। दूसरा, अगर हमने इक्वेटोरियल ले लिया, व्हाट इज इक्वेटोरियल यार, इक्वेटोरियल मतलब कुछ नहीं होता। देखो मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बना लो। देखो ये हो गया भाई, एक चार्ज प्लस, एक हो गया माइनस, इनको जोड़ दिया, ठीक, इनको जोड़ दिया, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, तो मिड पॉइंट कहाँ होगा l पे। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो बेटा, ठीक है। इस लाइन कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। इस पर कोई भी पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट, ये एक पॉइंट यहाँ बना लो, ये दोनों पर लगने वाला जो फील्ड होगा, नेट फील्ड, उसको कहेंगे, ये देखो, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेगा उसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाएगा। समझ में आ रहा है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पर जो लगेगा उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, हमेशा ये वाला। अच्छा, इसमें वैरी क्या करेंगे बेटा, r और a। यहाँ पर ये तो आपका एक तरीके का डायपोल मोमेंट के बीच की डिस्टेंस है, तो वो तो फिक्स रहेगी, लेकिन r कैन भी वेरी ना, r आसानी से वेरी कर सकता है, ठीक है। चलो देखो भाई कैसे करते हैं। r इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखना, मैंने यहाँ y ले रखा है। अच्छा, ये थोड़ा सा है, फिगर में अलग है और इसमें अलग है, तो को यार मैं ठीक करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे ऊपर वाले में तो बता ही दिया था मैंने, इसमें चेंज कर लो, इसको ऐसे कर लो, x² माइनस l² का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर भी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका y रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये l रिप्रेजेंट करता है, पावर 3/, ठीक। बाकी सब कुछ सेम है। और ऊपर भी, यहाँ पर भी, ये भी यहाँ पर ब्रैकेट में
इसको x भी लिख सकते हो, यहाँ OR लिख लो, R या फिर x, अभी कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख दें यहाँ, ऐसे क्या लिख दें, R को लिख देते हैं x, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अब मुझे लगता है सब कुछ है आपका, ठीक है, ठीक है। एक मिनट में वेरीफाई कर रहा हूँ बेटा बस आपके लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया कि P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 या फिर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। कैसे आता है, मैंने डिराइव किया हुआ है यहाँ पर भी, इसका बहुत सिंपल तरीका है। इधर देखो बेटा, ये दूरी कितनी हो गई, दूरी आपने कितनी रखी, एल ले रखी है, ये कितनी है वाई, तो ये देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट। कैसे कर रहे हैं अखिलेश, ये हम लोग कर रहे हैं पाइथागोरस से। फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, ठीक, ये दूरी निकाल ली। और फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। और cos थीटा कैसे निकलता है, cos थीटा का एक सिंपल फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, एल, हाइपोटेनस कितना है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ध्यान से तुम नोटिस करोगे तो इस यहाँ पर इस बिंदु पर B के कारण, B वाले चार्ज के कारण एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और एक माइनस क्यू के कारण नीचे की तरफ लग रही है। क्यों, क्योंकि ये इसको दूर भेज रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को दूर भेजता है और निगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको निकालने के लिए बगल में डायग्राम बना हुआ है। तो ये असली था, ये जो ऑरेंज वाला है, रेडिश, जो भी व्हाटएवर द कलर इज, ये वाला जो कलर है, ठीक है। हाँ भाई, अब क्या वो इसमें बताएं, पता नहीं कौन सा कलर है, ना रेड है ना ऑरेंज है। ईबी वाला जो कलर है वो एंगल कैसे निकलेगा, तो कैसे कहते हैं, एक अगर दो पैरेलल रेखाएं हैं, दो पैरेलल रेखाएं तो कोई किसी रेखा कट करती है, तो जो कोड यहाँ बन रहा है वही कोड यहाँ बनेगा। सीखो ये। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाली AB वाली लाइन और ये EQ वाली लाइन दूसरे क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। और ये तीसरी लाइन, ये AQ वाली जो लाइन है, ये क्या है, इसको इस तरीके से कट कर रही है। तो अंदर पे A पे कितना बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है, देखो यहाँ थीटा बन रहा है, तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर भी थीटा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से जब ऊपर के लिए निकालोगे तो एक और नियम होता है, ये सब 9वीं कक्षा का है। यहाँ पर अगर दो आपकी समांतर या फिर पैरेलल लाइंस हैं, उनको अगर कोई दूसरी लाइन कट करती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। इसी प्रकार से देखो बी बिंदु पर ये पॉइंट, ये है BQ वाली जो लाइन है वो AB को कट करती है और EQ भी कट करती है। तो देखो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा, करस्पॉन्डिंग वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से एंगल निकल गया। तो यहाँ से किसी भी वेक्टर को अगर एक एंगल पर है तो उसको आप दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक होगा, इसको एंगल को बंद करोगे तो मिल जाएगा, अगर ये EB है तो ये जाएगा EB cos थीटा, और जब इसको एंगल को खोल दोगे तो बन जाएगा EB sin थीटा। जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है वो सीख जाए, कोई बात नहीं, सब सीखने आए हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट आगे देखो, तो यहाँ से मिल गया। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, नीचे की तरफ EA था, तो EA को जब एंगल को कोण को बंद करोगे तो ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो EA cos थीटा। जब कोण को खोलोगे तो नीचे की तरफ क्या आएगा, EA sin थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर EA sin थीटा और EA cos थीटा। समझ में आया। इसी प्रकार से ऊपर वाले को EB वाले कोण को जब बंद करोगे तो EB cos थीटा और खोलोगे तो EB sin थीटा। ध्यान से देखो, EB sin थीटा और EA sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐसे खींच रहे हैं तो कहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, दोनों कर। अब EB EA की वैल्यू कैसे मुझे पता, सेम है, क्योंकि थीटा तो सेम थी। और ध्यान से जब मैंने देखा तो इसके पास जो चार्ज है, इसके पास जो चार्ज है, दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब EB और EA की वैल्यू भी सेम होगी। तो ये पूरी वैल्यू इक्वल है, इसे कैंसिल आउट हो गई। यहाँ क्या पाया मैंने कहा कि EQ की पूरी वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ, मैंने कहा दो बार सेम चीज लिखी हुई है, EB और EA बराबर है मैग्नीट्यूड में, है ना, दोनों को जोड़ना ही है। तो फिर हम सीधा ऐसे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ EA cos थीटा। क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ EA cos थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, EA cos थीटा, यहाँ पर EA क्या आ गया, ये देखो 2 into EA की वैल्यू आप निकालेंगे KQ अपॉन
आर स्क्वायर, ठीक है, उससे करते रहिएगा। इन टर्म्स ऑफ डायपोल भी कर सकते हैं पी के टर्म में। अब ये 2 और एक यहाँ पर cos थीटा है, ये क्या है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है L अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, L अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2L मिलके बन जाएगा, क्या बना देगा उसको पता है वो क्या बना देगा बताओ, डायपोल। कैसे नहीं दिखा ना, देख जाएगा अभी, देखो के क्यू और उसके क्या है नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं आर स्क्वायर, यानी कि आर कितनी है दूरी कितनी है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा, अरे रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है ना, तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूफ करता जाऊंगा देखते जाना। अब बगल में एक cos थीटा था, cos थीटा का न्यूमरेटर क्या आएगा l, तो नीचे क्या आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, अब देखो q इंटू 2l क्या होता है डाइपोल होता है, पीछे कौन लिखवाया यार q इंटू 2l, देख ये आ गया, ठीक। k क्या होता है 1/4πε0। अब तुझे बस ये सीखना है, देख ले वो भी सीख जा। देख वहां क्या लिखा हुआ है, मैंने एक चीज सिखाई थी, x की पावर m है इंटू x की पावर n है, m और n अलग अलग है तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगी। अंडर रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, जिसको नहीं आता उसके लिए पावर के फॉर्म में, ठीक। अब देखो ध्यान से x क्या है, पहचान उसमें x क्या है, x है l स्क्वायर प्लस ये आपका x है, इसकी पावर एक जगह 1 है और इसके बगल में जो लिखा हुआ है l स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2, तो ये देख ये हो गया तेरा m, ये क्या हो गया तेरा n, 1 बट प्लस 1/2 करेगा तो क्या आएगा 3/2, क्या भाई ठीक है, यही है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। अब मैंने आपके लिए छोड़ा क्या, मैंने छोड़ दिया पोटेंशियल, मैंने क्या छोड़ दिया पोटेंशियल। मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको हटाना जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला उसके लिए, सेम प्रोसेस से सॉल्व करेगा और v के लिए क्या करेगा के क्यू अपॉन आर, जहां जहां आर स्क्वायर है वहां क्या कर देगा आर कर देगा, आंसर तेरे को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है नोट्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। रिवीजन में क्यों स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे इतनी उम्मीद है कि जिसने यहाँ तक पढ़ लिया उसको पता है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में और आर में अंदर क्या है, एक आर कम कर दो, है ना, तो इतना तो आप कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होता है, ठीक। अब आ जाता है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो सकता है अभी पोटेंशियल में दोबारा पढ़ा दूं अगर मन किया तो, ठीक है, लेकिन बता दिया मैंने, अभी बता दिया आपको, ठीक। रिवीजन में आपको टाइम बचाना है, ठीक है। देखिए टॉर्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया देखो दो चार्ज हैं दोनों साथ में मूव करेंगे। देखो एक चीज याद रखो, कभी भी दो पॉइंट जब होते हैं और टेंजेंशियल फोर्स जब लगता है तो याद रखो क्या होता है, तभी सर्कुलर मोशन होता है ना। अगर ये डोर खोल पा रहे हो, उसका रीजन क्या है, हिंज इस तरीके से लगी है, तुम जो बल लगा रहे हो उसके पर टेंजेंशियल लगा रहे हो, है ना, ये होता है गेट, ठीक। गेट का एक सिरा होता है ऐसे, आप ढकेलेंगे तभी तो ये देखो हाथ ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा। रीजन क्या है मेरा, ये यहाँ पर हिंज कहाँ है मेरा, ये फिक्स पॉइंट है, हाथ यहाँ से उखड़ नहीं जाएगा। तुम बल लगाओगे मेरे हाथ में तो ये ऐसे ही जा सकता है, इसका ऑप्शन है नहीं, है ना, ये उखड़ के अलग तो नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो आपका जो कपल फोर्सेस का कॉज क्या है, अगर इसको मैं कह रहा हूँ टॉर्क लग रहा है, इसमें मैंने इसको बोला कि यहाँ फोर्स नहीं टॉर्क लग रहा है, क्योंकि टॉर्क कब लगता है जब आपके दो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं किसी सेम बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है वहां पर रोटेशन होता है, सर्कुलर मोशन होने लगता है, ठीक है। तो वहां पर उसको दोनों को साथ में कहते हैं कपल फोर्स, क्या कहते हैं कपल फोर्स। और इस फोर्स का नया नाम होता है टॉर्क, ठीक है, इसका असली नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों चार्ज बंधे हुए हैं, दोनों चार्ज बंधे हुए हैं अपनी एक दूसरे की फील्ड से, दोनों खींच रहे हैं ना, तो इनको अलग कोई नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रखा, इन दोनों के ऊपर एक बल लगने लगा, एक तरफ लग रहा था आपका QE, एक तरफ लग रहा था माइनस QE, दोनों पे जो बल था बराबर था लेकिन अपोजिट, तो सारी कंडीशन टॉर्क की यहाँ पर सुटेबल थी। इसलिए मैंने जब भी देखा इसको घूमते हुए फील्ड के अंदर, तो मैंने देखा इस तरीके से घूम रहा है या इस तरीके से घूम रहा है, लेकिन कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ ये देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है टॉर्क, और टॉर्क का कॉज कौन है, वही कपल फोर्स, ठीक है। अगर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना है तो ये जगह p sin थीटा, मैंने यहाँ डेरिवेशन स्किप किया इसलिए मैंने डायरेक्टली मोमेंटम के टर्म में यहाँ पे लिख दिया है, मैं डेरिवेशन मैंने करवाया हुआ है, वहां पे आप देख पाओगे कि p sin थीटा तक कैसे पहुंचते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया आपका टॉर्क, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो ये हो जाएगा, अगर p sin थीटा को लिखना चाहें तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या होता है फोर्स का ही टाइप होता है,
तो फोर्स का टाइप फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क को भी क्या होना पड़ेगा, वेक्टर होना पड़ेगा। तो कैसे वेक्टर हो जाए, तो इसका भी सिंपल तरीका है यार, P इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ही थीटा होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा P क्रॉस E। समझ में आया कि नहीं आया, ये है आपका P sin थीटा। थीटा जब 0 होगा टॉर्क 0 हो जाएगा, ये टाउ लिखा हुआ है, T नहीं लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। और अगर थीटा 90 तो साइन मैक्सिमम, ये हो जाएगा टॉर्क मैक्सिमम। अगर थीटा 180 टॉर्क फिर से मिनिमम, बिकॉज़ साइन 180 क्या होता है 0, साइन 0 क्या होता है 0, ठीक है बेटा। ये यहाँ देखो क्या सिखाया गया, यहाँ सिखाया गया है कि देखिए भैया टॉर्क की आपकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी दोनों के, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट के। याद रखना एक चीज, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बात बहुत जरूरी है सुनना, कि कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट जब होता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो दोनों इन्वॉल्व हैं, मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, टॉर्क होगा। कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल, और एक और तरीका होता है स्क्रू रूल, यही सिखाया था ना मैंने। तो अगर नहीं आता जिसको अभी सीख लो मेरे साथ, मैंने फिगर से ही निकाला है, मैंने क्या किया है, फिगर्स निकाला है। देखो ध्यान से क्या सिखाया था, स्क्रू प्लेस कर दो, स्क्रू में कैसे पेन उठाओ, कैप निकालो, जो टिप है उसको रख दो, यहाँ पे दोनों बंधे हुए हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, P से E की तरफ जाना है, क्योंकि P क्रॉस E लिखा है, और E क्रॉस P लिखा होता तो मैं E से P की तरफ जाता, तो यहाँ जो छोटा एंगल बन रहा है उसमें एक एरो बना दो, जो तुम्हें हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, फिर उस तरफ उस पेन को ऐसे घुमाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब पेन टाइट होगी, स्क्रू टाइट होगा, और जब स्क्रू टाइट होगा तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। अब इसको फोड़ ना देंगे तो इसके अंदर की तरफ जो है रिजल्टेंट होगा, ठीक। अगर यही उल्टा लिखा होता, अगर ये ऐसे लिखा P यहाँ होता और E आपका यहाँ होता, ये इस तरीके से जाता, तो अब ये दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्क्रू को देखें ढीला कर रहे हैं, इसको ढीला हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू बाहर आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पर रखी हुई ये पेन को देखो, ये टिप हमेशा यूज करता हूँ डायरेक्शन के लिए, तो मैं अगर ऐसे पेन रख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली स्क्रीन के बाहर रिजल्टेंट आ रहा है, समझ में आ रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन, समझ गए। और टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ गया। एक और चीज, सर्कुलर मोशन 11th में पढ़ा होगा तो पता होगा, टॉर्क क्या होता है, हमेशा एक्सिस और रोटेशन पे पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। और एक और टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, बहुत रिलेशंस पढ़ाए गए हैं, ठीक है, वो सब आप 11th भूल जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भूल जाओ। इलेक्ट्रिसिटी का एक हिस्सा जो है वहां पर 11th नहीं लगती, दूसरे हिस्से में जैसे आओगे वहां पर, जैसे अभी पढ़ रहे हैं, फील्ड हो गई, ये हो गई, देख रहे हो पूरा 11th है, 11 चला रहे हैं, ठीक। तो ये है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तब आप करवाएंगे। अब से सवाल लगाते हैं, करिए सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद दैट ऑफ द मॉलिक्यूल देन। अच्छा ये तो क्वेश्चन कर सकते हो यार खुद से, तो थ्योरी है बेटा, ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। हाँ क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर एंड इट हैव एन इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। कोइंसाइड जब कह रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर एक होता है आपका, उसमें जब हम लोग फील्ड अप्लाई करते हैं, ये एक्चुअली मैग्नेटिक से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं हम लोग। कौन सा मैग्नेटिक जो पढ़ा था हम लोग ने, जब टाइप अलग अलग टाइप के हम पढ़ते थे, फेरोमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, तो उसमें पढ़ते थे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद, क्या कह रहे हैं, नेगेटिव से, ठीक। तो यहाँ जो डाइपोल सेट होगा वो क्या, मॉलिक्यूल क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसका इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट है। फिर दूसरा है मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर बट इट डज नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, गलत हो गया, मॉलिक्यूल भी पॉजिटिव नेगेटिव है, होगा ही होगा, डाइपोल तो होना ही होना है, ठीक, ठीक है। नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट गलत, नॉन पोलर तो गलत ही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, लिख दीजिए। तो सेंटर ऑफ मास क्या है यहाँ पर, ये क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसको इंट्रिंसिक भी कहते हैं। और जो हम लोग कहाँ पाया जाता है हम लोग में, बताइए सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा होता है मटेरियल हमारे लिए मैग्नेटिज्म में, तो फेरो में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, इसी कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो लिख लीजिए, इसे शॉर्ट में लिख लीजिए, द मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट या फिर इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, मतलब उसका चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें चाहे ना रखें, उसके पास हमेशा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। रिकॉर्डिंग में आ जाए, चल लिखो भैया, रिकॉर्डिंग में आ जाए। और
लिखिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसी को कहते हैं, जानबूझ के वो वर्ड यूज किया गया है जो आपको समझ में ना आए, इंट्रिंसिक, ठीक है, इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। बेटा पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात हो रही। चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन था ये वाला। करिए थोड़ी कैलकुलेशन करिए, मेहनत करिए थोड़ी सी। क्या है भाई, एक बार एक्सियल रखा गया, एक बार इक्वेटोरियल। अब तो इतना तो पहचान ही सकते हो ना, एक क्या है इक्वेटोरियल है, एक क्या है एक्सियल है। कह रहे हैं गिवन फिगर OP इज इक्वल टू OQ, कह रहे हैं OP की वैल्यू जो है वो OQ के बराबर है। अच्छा ये दोनों बराबर कर दो, चलो मान लो ये भी x और ये भी x, ठीक है। और कितना है ये 15 सेंटीमीटर, 15, ये भी हो गया 15। OA इज इक्वल टू OB 2.5 मिलीमीटर। अच्छा बहुत क्लोज है, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली 5 मिलीमीटर है, क्या है 5 मिलीमीटर, तो 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली, कह रहे हैं कि P पर बताइए और Q पर बताइए, ठीक है। क्या दिक्कत है, निकालो इनको। चाहिए 5 मिलीमीटर की दूरी है, कर लो सॉल्व। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लेना और सॉल्व करना है, या मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। कैसे करोगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, हाँ, तो मिलीमीटर से सीधे मीटर में जाना है, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर लेना। क्या करोगे 10 की पावर -3, सॉल्व कर डालिए, हो जाएगा। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक मैथ से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सही जरा, अभी पढ़े थे ना हम लोग, ई एक्सियल कितना था 2p अपॉन क्या है 2p अपॉन r अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो है ना k2p, ठीक है। चलो जरा इसी को करते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है ना। तो निकालिए जरा, एक्सिस वाले में पुट करिए राइटली। अगर यहाँ पर r बहुत छोटा है, r अगर बहुत छोटा है, एक सेकंड, ये छोटा है ना, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, a लिया हुआ है कि r लिया हुआ है, क्या लिया हुआ था, क्या छोटा है, हाँ a छोटा है। तो a इज वेरी लेस देन, a इज वेरी लेस देन r, तो हम a को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी निगलेक्टेड, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, ई एक्सिस के लिए, ये किसके लिए, एक्सिस के लिए। अरे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, तो अगर ए स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, जिसको नहीं आ रहा बेटा इधर देखो, जिसको नहीं आ रहा इधर देखो मेरी तरफ, 2pr अपॉन, आपको फॉर्मूला यही बताया ना, यहाँ पर तो यहाँ k लिख देते हैं, k की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ठीक, अब ये क्या है, ए को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 0 मान लिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k इंटू 2p r अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो आएगा ना, तो r की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, k इंटू 2p r अपॉन, ये जाएगा r की पावर 4, ये कार कट जाएगा, बचेगा क्या, k इंटू 2p अपॉन, यही मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, k की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू p कितना है, p निकाल लो सॉल्व करके, मिलीमीटर में आएगा, मिलीमीटर में ही करो, ठीक है। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अरे 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3, और चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर -6, और यहाँ पर क्या है, और कुछ है क्या, नहीं, डिवीजन में क्या आ जाएगा, r कितना बेटा, r की वैल्यू कितनी थी 15 सेंटीमीटर, है ना, तो 15 गुणे 15, यही तो है ना बेटे, सॉल्व कर डालो। और क्या जाएगा 10 की पावर -2 का पावर 3, कितना आ गया 10 की पावर -6। जिसको नहीं आया इधर देखो मेरी तरफ, जिसको अभी भी नहीं आया देखो, 15 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो क्या आ जाएगा 15 गुणे 10 की पावर -2,
ठीक है, क्यूब निकालना है तो 15 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे और 10 की पावर माइनस 2 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? तो एक फॉर्मूला होता है, इसको अभी भी नहीं आता, देखो x की पावर m की होल पावर n कर देगा बेटे, ये जाएगा x की पावर m into n। तो देख मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको तो करना सिंपल है, ये ऐसे कर लेगा, 10 की पावर में कंफ्यूजन आता है, तो 10 की पावर माइनस 2 का कर दे पावर 3, ये क्या हो गया तेरा m, ये क्या हो गया तेरा n, ये जाएगा 10 की पावर माइनस 2 into 3 कितना होता है 10 की पावर माइनस 6, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब कटपिट कर लो, कटपिट करना ही बड़ा आसान है, इधर देख, ये देख यहाँ से डायरेक्टली कट गया ना। अब 15 है, जितने काट सकते हैं काट ले, ये देख, ये 3 3 जा 3 5 जा 3 3 जा, ठीक है, अब देख 5 1 जा, ठीक है, और कुछ है क्या? 10 की पावर प्लस 9 है, ये माइनस 3 है, 10 भी काट सकते हैं ना 15 से, तो कट गया ना, नहीं एक और 10 है 10 माइनस 3 के बाद, हाँ 10 माइनस 3 के बाद से है, तो 2 3 9 तो कट चुका है ना, रुक जाओ बता रहे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो कंफ्यूजन आएगा। 2 इंटू देखो 10 की पावर प्लस 9 और माइनस 3, फिर से वही फॉर्मूला x की पावर m इंटू x की पावर n, क्या हो जाएगा x की पावर m प्लस n, तो ये जाएगा 10 की पावर 9 माइनस 6, कितना हो जाएगा माइनस 3, कितना बचेगा 10 की पावर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6, 2 हो गया, 10 की पावर 6 हो गया, ये सारा सॉल्व हो गया, इधर कुछ बचा, इधर 2 बचा हुआ है, 2 बचा है, इधर 2 बचा है, नीचे क्या बचा हुआ है 3 इंटू 3, तो 6 अब सॉल्व कर लो, 6 तो 2 3 बचेगा, ठीक है, अब सॉल्व कर लो, हाँ करो, अब तो कर लो, 2.6 आना चाहिए 10 की पावर 5, फर्स्ट आ रहा है कि नहीं? बस निकाल दिया तुमने, ठीक है, 2.6 10 पावर 5 यही आना चाहिए, यही आ भी रहा है, क्या आ रहा है? ये देखो ये आएगा 0.26, जिसको अभी भी नहीं आता है, देखो बेटा इधर देखो, 2 2 जा 4 कर लोगे, 4 into 10 पावर 6 है, और 4 को नीचे भाग किसे कर रहे हैं 9 से, अरे यार ऐसे कर लो, है ना, दशमलव लगा लो, क्या आ जाएगा 40, है, फिर क्या करें, अरे एक मिनट 4 36 एक सेकंड सर वो 30 नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, 3 + 3 होगा 6 होगा, 9 होगा ना नीचे, तो 9 ही तो लिखेंगे, और 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 ही बचेगा, सब कुछ तो ठीक है, कोई एक वैल्यू मिसिंग है क्या? वैल्यू 2 चौक ही तो जाएगा, 10 की पावर 5 करेंगे तो कहाँ आएगा, इसमें कोई वैल्यू मिसिंग है, एक 2 बाहर था, 2p किया ना मैंने, 9 10 पावर 9 कर दिया, 2 किया, p भी किया, ठीक है, फिर r क्यूब में मैंने सब कुछ सही पुट किया है, तो कट पीट में कहीं गड़बड़ हुई है क्या? लगा, देखो जरा चेक करो तो, 3 3 जा 9 गया, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5 काट दिया हमने, ठीक है, और उसके बाद 3 1 जा 3, ओके ओके, यहाँ पर देखो ये वाला 3 कहाँ से कटा, वही तो, ये वाला 3 इसको काट देगा ना, हाँ एक 3 बचेगा ना, किया था एक बचा था, एक ही तो बचना चाहिए, अब तो हो गया ना, जरा अभी देखने दो पहले, देखो ये 3 जा गया, ये 5 कट गया, बचा एक 3 को काटना पड़ेगा ना, तो ये 3 1 जा 3 कटेगा, तभी तो 3 कटेगा, ऐसे कैसे कट जाएगा, फिर यहाँ बचेगा, उसके बाद क्या है 2 और फिर 5 3 जा 5 2 जा, बाकी सब सही है, ठीक है, तो अब देखो जरा, तो कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ है बेटा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है जो हम लोग, कैलकुलेशन में निकल रहा है, सर वो 3 5 से काट, ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन का एरर था, तो यहाँ पर एक 15 एक्स्ट्रा बचेगा, बस बाकी सही हो गया, आंसर आ गया 0.approximately 0.26 10 पावर 6, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 2.6 10 पावर, ठीक है, अभी तो आधा हुआ बेटा, कहाँ से ये ऑप्शन आ गया, तुम तो मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो, अरे भैया अभी तो एक निकाला, एक्सिस निकाला तुमने, p पे निकाला, अभी तुम्हें q पे निकालना है,
तो Q वाले में भी सेम अप्रोच रखेंगे, ठीक है। तो वहां पर फॉर्मूला था KP अपॉन क्या था भाई, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। वहां ये था, चेक करो भी जाके, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। इतना सिंपल है, वो वाला तो और सिंपल है। देखो तुम लोग बस फॉर्मूला देखते रहो पीछे, बाकी तो हम बता रहे हैं। तो फॉर्मूला वहां पे हुआ करता था E इक्वेटोरियल, क्या था 1/4 को मैं K लिखता हूं हमेशा, फिर P अपॉन आता था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। मैं यहाँ लिखता हूँ 9 10 पावर 9, ठीक है। और P अभी पीछे निकाला ही था, कितना आया था भाई, 5 × 10 की पावर -3 × 10 × 10 पावर -6 अपॉन, अब देखो ध्यान से, सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A कैन बी नेग्लेक्टेड, 0 मान लिया, ठीक है भाई। देख R स्क्वायर की पावर 3/2, जिसको याद नहीं है उसको मैं याद करवाता हूँ। ये बना कैसे था, ये बना था ऐसे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 3, है ना, x की पावर m का होल पावर n। तो अगर मैंने इसको हटा करके ये 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 3। अरे यार R स्क्वायर का रूट क्या होगा, R होगा ना, तो बचेगा क्या, R की पावर 3, क्या बन गया R3। तो R³ लिख दूंगा, R³ की वैल्यू तुम्हें पुट करना आता ही है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो मैं हमारे केस में जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं लिख दूंगा KB अपॉन R, और फिर यहाँ पे भी ऐसे उठाऊंगा, इसको हटा दूंगा, यहाँ लिख दूंगा कितना आया था भाई, R कितना आया था हमारा इस केस में, निकालना पड़ेगा ना R कितना आएगा। R इसमें R हमारा था 15 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, A कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ये वाली दोनों वैल्यू बराबर है ना, यही तो आपका R होता है। तो जब ये आपने निगलेक्ट कर दिया तो आपका मान लोगे कि A यहीं पर है, ये वैल्यू जब 0 हो गई तो वहीं आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी वही आ जाएगा, 15 × 15 × 10 की पावर -। अरे यार जो चीजें सेम है उसको वही रहने दो ना, क्या करने, पीछे वाले फॉर्मूले में इसमें क्या कंपैरिजन करोगे, यहाँ 2 है, ये 1/2 हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ पिछला वाला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ E इक्वेटोरियल इज हाफ ऑफ E एक्सिस, ये हो जाएगा 1/2 × 2.6 10 पावर +5, ठीक है, ये 1.3 10 पावर 5। नहीं आया पीछे, तुम्हें नहीं आया, देखो अगर तुम्हें नहीं आया डरने कोई बात नहीं, तुम डिवाइड तो कर ही लोगे ना, ठीक है। यहाँ से जाएगा बचेगा +6, ये यहाँ से काट दो, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, ठीक है। बढ़िया बड़े भाई बढ़िया, क्या कह रहा हूँ। तो उधर क्या बचा था, 10 की पावर 6 उधर क्या बचा है 2, इस बार देखो एक 2 कम है, तो ये बचा 2 × 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 15, ठीक है। अब कर लो डिवाइड, 15 1 जा जाएगा, देखो 2 डिवाइड बाय 15 करोगे भैया मेरे, तो यहाँ देखो डेसिमल लगाओगे तो एक 0 पड़ेगा, फिर 15 एक कम 15, तो यहाँ आएगा 5, फिर उसका क्या करोगे 45, फिर यहाँ पर आ जाएगा, आया भी है ना, ठीक है, क्या जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा दोगे 45, फिर आ जाएगा 5, फिर 3 आएगा, इतना करते रहोगे तो आ जाएगा 0.13 10 की पावर 6, जिसको करोगे सॉल्व 1.3 10 पावर, जिसको जैसे पसंद है वैसे करो यार, आंसर तो आ नहीं है, पावर 5 है, 6 नहीं है 5 है। अरे भैया बस हमने सही कर दिया, ठीक है। अब इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट हो वो निपटा दो। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कठिन है कुछ खास, अगर समझ गए तो कठिन नहीं है, समझे नहीं तो फिर क्या ही कहें, फिर तो पढ़ते रहिए। What is the angle between electric dipole moment and electric field strength due to it on the equatorial line? 0 कर लोगे, जहाँ दिखे 0 मार दो, मार दिया सबने, अब हम करें, गलत बता रहे 180 आएगा। हाँ 180 आएगा, फिगर बनाओ पहले कर दो, फिगर बनाओ, फिगर 180 बनाएगा, फिगर बनाओ तो आंसर आ जाएगा खुद ही, सबको आ जाएगा, सबका आएगा, बनाओ फिगर। इक्वेटोरियल के लिए कोई पॉइंट ले लो, अभी तो बनाया था ट्रायंगल तुमने खुद ही, ये हो गई तुम्हारा डाइपोल मोमेंट की लाइन,
है ना, ये हो गया तुम्हारा डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जब इस पॉइंट के लिए निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक के लिए इधर जाएगा और एक के लिए इस लाइन पर लाई करेगा। अब एंगल निकाल लो तुम, ई नेट बीच में आएगा, एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट वाले के लिए। अरे एक चीज बताओ, वो ये एरो गलत हो गया, टाइपोनोम चेंज करना पड़ेगा। को कैसे किया सर आपने सही, गलती कैसे मिल गई? तो मैंने इसको देखा था, देखो इधर अगर पॉजिटिव होगा भैया, पॉजिटिव से निगेटिव होना जाएगा, इधर निगेटिव होगा ना, तो अगली बार तुम जब बनाना तो पहले प्लस माइनस लिख लेना, तो गलती नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव बेस हो गया, निगेटिव। देखो ई नेट कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, और ई नेट हमेशा पैरेलल होगा डाइपोल मोमेंट के, तो ई नेट पकड़ लो और डाइपोल पकड़ लो, कितना एंगल बन गया? अरे उल्टा होना है ऐसे, 130 से ई की तरफ। नशे में चल रहे हैं यार सर जी तुम्हारे, सस्ता नशा हो गया। आज बृहस्पति थोड़ा ना है, आज शुक्र है, इससे कोई इतना थोड़ा है, तो लैक ऑफ फोकस हो जाता है। कभी कभी हम लोग से भी हो सकता है भाई, ठीक है। लेकिन बात तो सही है ना, वो हमने पकड़ कैसे लिया, वही पकड़ा। यहाँ पे इधर एरो जा रहा है तो इधर से उधर तो कभी नहीं जा सकता, उधर से इधर आएगी हमेशा। एरो दूर तभी जाएगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसको हमने प्लस किया, उसको माइनस किया। अब देखो ई नेट और इसके बीच का एंगल पूछ रहा था, दोनों पैरेलल लाइन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, कैसे सीखा था, कहते थे कि ऐसे जेड बन रहा है, ऐसे कट कर रहा है। इतना ज्ञान कैसे दिया था, ऐसे क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये किसकी लाइन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये किसकी लाइन थी, डाइपोल की। याद है पीछे अभी डेरिवेशन करवा रहे थे, तो अगर याद होगा तो आपको पता होगा ये दोनों पैरेलल होंगे, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। करके आगे निकल जाओ यार। ये क्वेश्चन करो। वैसे अब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते बाते हैं नहीं, ठीक है। अब तो आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी कितना है E, कितना है E, ठीक है। द डाइपोल एक्वायर्स अ पोजीशन सच दैट एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एंगल थीटा विद द, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्लियर है कि इलेक्ट्रिक जो P क्रॉस E कर रहे थे, तब भी मैंने यही सिखाया था कि P क्रॉस E करोगे तब भी जो एंगल बनेगा वो किसके बीच बनेगा, पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल आ रहा है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर assuming that potential energy of the dipole to be 0 when theta is 90, the torque and the potential energy of the dipole moment will be, dipole will be respectively। सबसे पहले एक काम कर लो, इतना सा बस काम करो, फिगर बना के दिखाओ, बाकी मैं कर दूंगा। फिगर बना दो बस, ठीक है। तो अगर तुम फिगर बना लोगे तो तुम्हें आंसर दिख जाएगा। एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है। देखो अगर एंगल पॉजिटिव है बेटा तो हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक ही पॉसिबिलिटी, जब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो, और अगर ये होगी तो यहाँ पर आ जाएगा -q, यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फिर ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। एंगल कितना बन गया, थीटा। कितना एंगल बन गया, थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? यही एक पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, U इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ टॉर्क इनटू d थीटा, टॉर्क इनटू d थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाता है, P sin थीटा, P क्या है, sin थीटा, और d थीटा, इसमें P बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, sin थीटा d थीटा। आंसर आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा आपका P sin थीटा, और ये क्या होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको नहीं आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क जिसको अभी भी कुछ समझ नहीं आता है उसको मैं समझाता हूँ सब कुछ। पोटेंशियल एनर्जी होती है, 11th क्लास समझा रहा हूँ, ये वैसे 11th में समझा रहा हूँ, जूनियर क्लास समझा रहा हूँ, 9th में। ये होती है बेटा रेस्ट एनर्जी। क्या होती है, रेस्ट। जब भी आप किसी भी चीज के ऊपर वर्क करते हैं, जब वर्क करते हैं तो जो एनर्जी वर्क में लग रही है वो स्टोर होती है किसी बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, उसके ही अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने इस चार्जर को यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, तो मैंने वर्क करने में जितनी एनर्जी लगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके यहाँ पर, समझ में आया, स्टोर हो गई। किसी भी बॉडी को वर्क करोगे तो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं रेस्ट एनर्जी, जो होती है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? ये कहाँ पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम पहली बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वही पोटेंशियल का
कॉज भी होगा, ठीक है, वही पोटेंशियल का कॉज भी होगा। तो अगर वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। और वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, और एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट होता है। बस याद रखा जाता है कि वर्क और पोटेंशियल का नेचर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, क्योंकि किसी का नुकसान किसी का फायदा, ठीक है। तो दोनों तरफ तो फायदा हो नहीं सकता, वर्क कर रहे हैं तो हम कुछ एनर्जी अपनी खराब कर रहे हैं तो किसी का फायदा हो रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है। तो अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो वो निगेटिव होगा मेरे लिए, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो मैं निगेटिव हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यहाँ फोर्स कौन है, यहाँ फोर्स है टॉर्क, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कोई स्ट्रेट लाइन का डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं। कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कौन सा, क्योंकि जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। तो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वहां क्या है, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही लिखा हुआ था, तुम देख ही नहीं पाए। अब जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए जो वर्क होगा वो क्या होगा, स्मॉल, ये क्या है du। अगर टोटल निकालना है तो क्या करूंगा, इधर भी इंटीग्रेट करूंगा, इधर भी इंटीग्रेट करूंगा। अगर किसी भी चीज को बार बार जोड़ा जाए, इंटीग्रेशन के जोड़ता है तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो du का इंटीग्रेशन बन जाता है u, तो फॉर्मूला बनता है u बराबर इंटीग्रेशन टाउ d थीटा। टाउ की वैल्यू होती है p sin थीटा। आपका डायपोल मोमेंट, पता नहीं क्यों यार यहाँ पे आज रटा हुआ है पोटेंशियल, p माने पोटेंशियल चल रहा है दिमाग, है ना। ये डायपोल भी कहेगा, नाराज ना हो जाए मुझसे, कहे अगली क्लास में डायपोल नहीं याद आएगा। तो ये हो जाएगा p डायपोल, है ना, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी क्या, नहीं ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होने वाली। डायपोल मोमेंट, इनके पीछे दूरी बदलने वाली है क्या, नहीं बदलेगी ना, नहीं बदलेगी तो फिर उनके पीछे डायपोल मोमेंट कांस्टेंट। सब कुछ कांस्टेंट बदलता क्या है, थीटा बदलेगा। अगर सर ये मोशन करेगा तो थीटा चेंज हो जाएगा। तो थीटा इज वेरिएबल, तो साइन थीटा वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में, जो d थीटा है उसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं सर, बचेगा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, बहुत आसान है, अब तो कर ही लोगे। cos थीटा होगा माइनस cos थीटा होगा माइनस cos थीटा होगा, क्या होगा, माइनस cos थीटा। तो ये लो तुमको मैंने एक फॉर्मूला बना करके दे दिया। अब यहाँ लिमिट लगा लो, लिमिट, अब लिमिट क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हो, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 से थीटा, देखो ना लिखा हुआ है कि भैया देखो एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल क्या है 90 से उल्टा लेकर के आ रहे हैं, कहाँ की तरफ, थीटा तक लेकर के आ रहे हैं। मैंने वर्क किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ π/2 से आ जाएगा थीटा, यहाँ पे लिखेंगे π/2 से थीटा, यहाँ लिखेंगे π/2 से थीटा। याद रखना कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हो, बस वो याद रखो। तो थीटा पहले कितना 90, बाद में कितना है थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लिख डालो। और यहाँ पे cos 90 क्या होता है 0, ये क्या है, यहाँ माइनस भूल गया मैं, माइनस लगा लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो पहले अपर लिमिट cos थीटा माइनस लोअर लिमिट माइनस cos 90 0, तो आंसर क्या आ गया, माइनस पी cos थीटा। कितना आ गया, माइनस पी cos थीटा। देखो भाई कौन सा वाला, ठीक है, जो भी आंसर हो वही वाला, ए ऑप्शन इसका है ना। टॉर्क तो वैसे ही पी साइन थीटा था। तो देखो एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, अगर टॉर्क से पकड़ेंगे तो टॉर्क से सब ये जाएगा, ठीक है, टॉर्क से पकड़ेंगे तो भाई सब ये जाएगा, ठीक। और अगर टॉर्क से नहीं पकड़ेंगे, यू निकालने पे भागेंगे तो ऑटोमेटिक एक यूनिक मिल जाएगा, तो ऑप्शन। तो जब देखना ना, तो जब एक से ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाए सवाल, तो देखा करो कि किसके वैल्यूज सबसे यूनिक है, उसके पीछे भागो, टाइम बचेगा, नीट में टाइम बचेगा। अगर मैं टॉर्क के पीछे भागता हूँ, टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता मेरा, क्यों भागो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। हम एनर्जी देख रहे हैं यहाँ सब अलग अलग उठाओ, ये इसको पकड़ो, सॉल्व करो, है ना। जब यूनिक है तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है, तो मैं एक ही करके निकलूंगा ना, कि 10 करूंगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका। एक लास्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इट एक्सपीरियंस टॉर्क 4 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, ठीक है। द चार्ज ऑन डायपोल ऑफ इफ द, अच्छा आपसे पूछ दिया, क्यों बताओ, आपको लेंथ दिया हुआ डायपोल कितना है, 2 सेंटीमीटर। कर लो यार, आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन देखा नहीं मैंने अभी तक, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला लगा लो, बस एक ही फॉर्मूला लगा लेना, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। थीटा भी पता है यार, पी को खोल डालो, है ना, पी को खोल डालो, उसमें से क्यू निकाल लो, बाकी सबको एक तरफ फेंक दो उठा के। टॉर्क भी पता है, टॉर्क भी निकल जाएगा, ठीक है, सब कुछ तो पता है इस क्वेश्चन में। करना क्या चाहते हो जिंदगी में, हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, टॉर्क अपॉन लेंथ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन ऑफ
एसआई में करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मिली कूलम में दिया हुआ है आंसर। वैसे चाहे हो तो एसआई में करके उल्टा कर लो, मैं तो कहता हूँ एसआई में कर लो, परेशान नहीं होंगे। तो ये ऊपर क्या है 4 है, ये एसआई में है। एल कितना है सेंटीमीटर, मीटर में कर लूँ, कितना सेंटीमीटर है 2, तो जाएगा 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका एसआई में दिया था, उसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर और क्या है sin 30, sin 30 जानते ही हो कि नहीं जानते हो? करोगे खत्म करो। 2 माइक्रो कूलम। कुछ करना ही नहीं था, हैं? तो ये था आज का सेशन। अगले सेशन में मिलेंगे तो वर्क डन पढ़ेंगे, ठीक है? अभी जो हमने वर्क किया था, ऐसे एक क्वेश्चन आया था ना 90 से लेकर के गए थे, तो अगली बार पढ़ेंगे वर्क कितना करना पड़ता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।